हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग फिर गलतियां करना प्रारंभ कर दिए हैं। प्लीज़ आप गलतियां ना करें, ठीक है। आप क्लासेस को पूरा देखें। काफ़ी लोग क्या हैं कि क्लास को शुरू करते हैं और फिर चले जाते हैं। देखिए, फिर आप बाद में यही कहेंगे, भगवान जी मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं। बाद में आप ये कहेंगे, जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भगवान जी मेरे साथ ही गलत करते हैं, क्योंकि आप ही नहीं जानते हैं कि इसके पहले आपने क्या बोया था। देखिए, जीवन में हमेशा एक ही बात याद रखिएगा, हमेशा यही बात कही भी गई है कि जीवन में जो आप बोएंगे वही आप भविष्य में, यानी कि वर्तमान में जो आप बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। तो आपने जो बोया है वही आपको मिल रहा है। यदि आपने घास बो दिया है तो आपको थोड़ी ना वहाँ पर गेहूँ चावल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात समझिए आप, ठीक है। आप बहुत गलती कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत तरीका है, बिल्कुल, ठीक है। ये मैं आपसे क्या कहूँ, अभी मैं आपको ज़्यादा बाध्य करता हूँ तो आपको लगेगा कि सर अपने चैनल के लिए कह रहे हैं। लेकिन देखिए, चैनल वगैरह ये सब छोटी बातें हैं, ये सब होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या ग्रो होगा या नहीं होगा, ये सब छोटी बातें हैं, इस पर ज़्यादा फोकस मत होइए, ठीक है। आप मेरे ऊपर फोकस करने के बजाय आप अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, ना कि हमें तो आगे बढ़ रहा, मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ, मुझे कौन रोक रहा है, ठीक है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कौन रोकेगा, ठीक है। भगवान जी भी मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। आप बहुत गलतियाँ कर रही हैं, अब अभी भी सुधरना है तो सुधर जाइए, नहीं तो जो करना है आप करिए। जीवन आपका है, चुनना आपको है। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न पर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। जल्दी से आंसर बताते चलिए। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कहता है? किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों का कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। यह रिट है, परमादेश एक रिट है। तो न्यायालय कब परमादेश वाली रिट जारी करती है? इसमें 4 विकल्प है, इसका एक आंसर करिएगा। अपने अधीनस्थ न्यायालयों में केस से मांगा जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। और चौथा ऑप्शन कहता है किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि परमादेश की रिट तब जारी की जाती है न्यायालय के माध्यम से जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था, यानी सार्वजनिक पदों पर, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक पद, यानी कि आप कोई सरकारी नौकर है और जो अपने कर्तव्यों से पालन करने के लिए मना कर रहा है, तो उसके खिलाफ न्यायालय क्या करती है? रिट जारी करती है कि आप क्यों अपने कार्य से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल उसके खिलाफ यह जारी की जाती है रिट। कौन सी? परमादेश वाली रिट जारी की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कभी अगर आप किसी सरकारी काम के लिए जाते हैं और सरकारी कर्मचारी काम करने से मना करते हैं आपके कार्यों को, तो बिल्कुल आप उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय उनके खिलाफ परमादेश वाली रिट जारी कर देगा, ठीक है। तो फिर उनको कार्य करना ही पड़ेगा और संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। जल्दी से इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि मौलिक अधिकार में कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है, कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है हड़ताल पर जाने का अधिकार। हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं तो आज देखते तो पूरा देश एक तरीके से हड़ताल ही करता रहता हर छोटी बातों को। निम्नो जो लिखा गया है यहाँ पर, कह रहा है निम्न रूप से जो लिखा गया है, समादेशों में जो कौन सा समादेश ऐसा है जो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा, निषिद्धता, परमादेश, उत्प्रेषण। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है अधिकार परीक्षा, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए इसको समझिएगा, इसका कहने का क्या मतलब है। अधिकार परीक्षा मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के पद का अनाधिकृत तरीके से हथिया लिया है तो उसके खिलाफ यह रिट जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है भैया आप इनके पद पर क्यों बैठ गए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए गाजियाबाद का डीएम जो है वो जाकर नोएडा के डीएम के कुर्सी पर बैठ जाता है, यानी कि उसके अधिकार का अनिधिग्रहण कर लेता है, मतलब अधिकार कर लेता है, तब उसके खिलाफ यह रिट जारी की जाएगी भैया आपने इसके पद पर कोई क्यों बैठे हो, क्या किसी ने आपको भेजा है या नहीं। अगर वह इलीगल तरीके से बैठा है तो उसे को उसके पद से हटा दिया जाएगा, बस वही है अधिकार परीक्षा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और मूल संविधान का हिस्सा था। जल्दी से बताइए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का जो हिस्सा है वो मूल संविधान से ही है, मूल संविधान से ही दिया गया है, इसे किसी भी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमादेश। तो वही वाली जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो है काम करने से मना करता है तो या कोई संस्था काम करने से मना करती है तो उसके खिलाफ परमादेश वाली रिट जारी की जाती है और न्यायालय कहता है हम आदेश देते हैं आपको कार्य करने के लिए। चलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ए यानी कि 6 हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अभी जो हमारे लिए यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको सुबह वाले बैच में यहाँ पढ़ा दिया गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है। संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए अगर किसी व्यक्ति को क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत तरीके से उसको अपहरण कर लिया है, बिना किसी संस्था ने कर लिया, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ यह रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा। और न्यायालय बोलता है कि आप जिस व्यक्ति को एक तरीके से अवैध रूप से जिस व्यक्ति को आप किडनैप किए हो या पकड़े हुए हो या बंदी बनाए हो उसे आप साथ शरीर प्रस्तुत कीजिए, मतलब जैसे है वैसे आप हमें प्रस्तुत कीजिए। फिर उससे संबंधित न्यायालय पूछता है सारी चीज़ें, फिर आगे की जो कार्यवाही करना होता है करेंगे, न्यायालय करता है। ठीक है, इस पर मैं आपको बहुत जल्द ही एपिसोड दूंगा। वर्तमान और अतीत के प्रोग्राम में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा इसके बारे में कि परमादेश रेट क्या होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट क्या होती है। सारी रेट को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ, यदि आप कभी पढ़े हो तो समझ जाएंगे, नहीं तो आप चिंता मत करिए। बहुत जल्द ही मैं इस पर एक एपिसोड लेकर आऊँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और संडे को आपकी एक सीरीज आ रही है, संडे की वर्तमान और अतीत में आप देखने वाले हैं कि शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता क्या हुआ था या शिमला समझौते के पीछे का कारण क्या रहा। ठीक है, क्या है समझौता, कैसे हुआ था, किस लिए होता, इसके बारे में आप जानेंगे संडे को। तो ध्यान रखिएगा, संडे को आप ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, उसी टाइम 9:30 बजे ही। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। शिक्षा के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। जल्दी से बताइए कि संविधान का हृदय किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है इन चारों में से। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा B और C ऑप्शन इज राइट, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 16 से लेकर 40 तक, अनुच्छेद 15 से लेकर 39 तक, अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक।
जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैंने बता दिया है जो हमारे नए साथ जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण आदि प्रदान किए जाते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते थे, लेकिन कुछ ही छात्र इसका आंसर दे पाएँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में यहाँ प्रोविज़न दिया गया है। साथ ही साथ 18 में उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। उपाधि जैसे पहले राजा महाधिराज राज वगैरह की उपाधि धारण करते थे, कि इस तरह की उपाधि जो धारण करते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों अनुच्छेद 30 में इसकी चर्चा की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था की गई है? धार्मिक समता की बात की गई है, या राजनीतिक समता की बात की गई है, या आर्थिक समता की बात की गई है, या सामाजिक समता की बात की गई है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में यह व्यवस्था की गई है सामाजिक समानता की, सामाजिक समता की बात की गई है। मतलब यहाँ 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत कहता है, और 18 क्या कहता है? छुआछूत का 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। इसलिए सामाजिक समता की ही बात यहाँ पर की जा रही है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जो सिख लोग हैं वे कृपाण धारण कर सकते हैं, मतलब चाकू धारण कर सकते हैं, और 5 प्रकार के कच्छा, कंघा, ये सारी चीज़ें वे रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामले में, और MC मेहता का मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, AK गोपालन का मामला में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न रहा। तो गोलकनाथ मामले में कहा गया मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका आंसर देना चाहते थे तो आप दे सकते थे। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार जो दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 1918 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संविधान संशोधन द्वारा, और 1973 में या 973 में संविधान 31वें संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मौलिक अधिकार संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया,
किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसे कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 301 में कानूनी माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को क्या कहा जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मतलब कौन निलंबित कर सकता है? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबित किया जा सकता है। तो मूल अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों न्यायपालिका, इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल ये बात क्या है कि जब भी आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं? न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, न्यायालय आपकी सहायता करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूल अधिकार नहीं हैं, संपत्ति के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु वह मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है वो, देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, उसे 300A में रख दिया गया। अभी ही मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रोविज़न किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को आगे बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मत देने का अधिकार होता है, किसका होता है? एक कानूनी अधिकार हमारा होता है, एक आर्थिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पाएंगे, मुझे पता है इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मत देने का जो अधिकार हमें प्राप्त है एक नागरिक अधिकार है। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो सभी को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो अन्य लोग भी यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो जो नागरिक हैं भारत के उन्हें ही मत देने का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 17 में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है, इसी में यह प्रावधान किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी बात को स्वतंत्रता नहीं दी गई है? धरना देने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी और हड़ताल करने की आज़ादी। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, धरना प्रदर्शन की आज़ादी है। अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, ये धरना ही दिया जा रहा है एक तरीके से। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, बिल्कुल आप देखिए किसान वो भी कर रहे हैं। और विचार व्यक्त करने की आज़ादी तो उसमें वो भी समाहित है। तो उसमें तीनों चीज़ें समाहित है किसान आंदोलन में, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित हो जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद 14 व 16, अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 14 व 15 और अनुच्छेद 14। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 व 16, अनुच्छेद 14, 15 व 16, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार
किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया है? अभी ही मैंने आपको बताया, यदि इसका आंसर देना आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। सज्जन कुमार वाद में, गोलकनाथ वाद में, और राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद में, और डी ऑप्शन से केशवानंद भारती। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार जो दिया गया वो केशवानंद भारती मामले के बाद दिया गया। ठीक है, इन्हीं के मामले से दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? अभी मैंने इसके पहले बताया, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। और लास्ट में जो आप क्लास में बीच से छोड़कर जाते हैं, बहुत गलत तरीका है जो ऐसे छात्र करते हैं, ऐसे गंदे लोग हैं जो क्लास को बीच से छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, उनके पास आधे घंटे का समय नहीं है। देखिए इतना वो बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि आधे घंटे का उनके पास समय नहीं रहता। सारा दिन वीडियो देखते हैं, सारा दिन इधर उधर लगे रहते हैं। ठीक है, बिना वजह के टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन पढ़ने की बात आ जाएगी तो वहाँ पर केवल और केवल क्या करेंगे, आधे घंटे। जैसे मेरा समय जो एक तरीके से आधे घंटे पढ़ने वाला समय, ऐसा लगता है कि पूरा समय इसी में निकल जा रहा है। ठीक है, सारा दिन 24 घंटे का समय इसी में निकल जा रहा है, आधे घंटे की क्लास में। इतना बेकार लोग हैं ऐसे लोग, इनका जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी मूल का आधिकारिक निर्देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, तो सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन नहीं प्राप्त है। चलिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए कैसे सुनिश्चित करता है? तो डी ऑप्शन इज राइट। समानता का जो अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है तो आपको धार्मिक समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की भी बात करता है, और सामाजिक समानता की भी बात करता है, जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है और तमाम प्रकार के एनजीओ हैं यानी संस्थाएं हैं, वे भी काम कर रहे हैं इस पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों का अधिकार है। 6 से लेकर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों का अधिकार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, मूल अधिकार में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। वैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी यह दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को क्या करे, निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराए। लेकिन यहाँ मूल अधिकार पूछा जा रहा है, इसलिए मूल अधिकार का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि राज्य शब्द का। अगर राज्य शब्द का प्रयोग करता तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक बार हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण को समादेश जारी किया जाता है या समन जारी किया जाता है, या जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालयों को, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, और केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ ही लोग इसका आंसर बता पाएंगे जिसकी तैयारी काफ़ी ठीक ठाक होगी। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने की शक्ति दी गई है वो उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और एक तरीके से राज्यों के हाई कोर्ट को दी गई है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के हाई कोर्ट को दिया गया है रिट जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, यह शक्ति अधिकार दिया गया है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है यानी खत्म करता है, और किसी भी
रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 अभी मैंने इसका आंसर बताया था मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है दोस्तों? तो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, इस बात को ध्यान रखिएगा, 19 ही है वैसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा, और संसद द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अभी ही मैंने इसका आंसर बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। याद करते चलिए। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वतंत्रता में यानी बोलने की स्वतंत्रता में, संघ और निर्माण की स्वतंत्रता में, कार्य और सामग्री सुरक्षा संबंधी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो निहित है वो भाषण स्वतंत्रता से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों में शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में इस बात की चर्चा की गई है। बच्चों को जो एक तरीके से कारखाने वगैरह में लगाया जाता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाया जाता है कारखाने में, उसे शोषण माना जाता है। तो यह उसमें निषेध करता है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? सर्वप्रथम ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया सबसे पहले। ठीक है, यहीं से हमने भी अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। कारखाना अथवा खानों में लगाने पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसकी आयु जब कम से कम 14 वर्ष, कम से कम कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 12 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो और 20 वर्ष से कम हो। तो अभी इसका आंसर मैंने बताया भी था इसके पहले। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी प्रकार के कारखानों या जोखिम कार्य भरे में उसको नहीं लगाया जा सकता है। अगर लगाते हैं तो उसका वह शोषण किया जा रहा है, यह माना जाता है। ठीक है, वह अवैधानिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, बिल्कुल आपके पास क्या आधे घंटे समय नहीं है, बहुत गलत तरीका है। ठीक है, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाती है और फिर मुझे मजबूरन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास आधे घंटे समय नहीं है, आप आधे घंटे समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, 24 घंटे में आपको आधे घंटे समय नहीं मिल पा रहा है कि क्लास को आप देख लें, अच्छे से समझ लें। क्योंकि आप सोचिए एक बार, एक क्लास जो आपको मिल रही है बिल्कुल चैप्टर वाइज है, सब कुछ कंप्लीट मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, देखना है, समझना है। इतना भी आपसे नहीं हो रहा है, इतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में आप क्या करेंगे, आप किस दिशा की ओर जाना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है, किस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है? बस यही आपने सोच लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना है तो फिर एक अलग बात है, उस लेना है तो चलता रहेगा। अगर निकालना है, अगर आपने ये संकल्प ले लिया है कि मुझे इस वर्ष या नेक्स्ट ईयर मुझे निकालना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जब तक आप अपने अवकाश से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।